काफ़ी समय लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके इंतजार में मैं ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपने विचार तमाम सारे जो आपके मिशन इस संगठन इस पार्टी के लोगों को अवगत कराने का कष्ट करें। एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ माननीय बाबूराम पाल जी के लिए आप लोग जोरदार से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रतापगढ़ जनपद की इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए सभी समाज के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान निर्माता समता समानता बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम सम्मानित मंगलपाल जी, राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक सदस्य राष्ट्रीय धनगर महासभा के युवा जिला अध्यक्ष परम सम्मानित राजेंद्र पाल सर जी, सफर टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित सफर धामू पाल जी, राष्ट्रीय पार्टी के जिला प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष नौजवानों की दिलों की धड़कन श्री कृष्ण पाल जी, विश्वनाथगंज विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सोनू पाल मेजर जी, सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का राष्ट्रीय पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, करीब करीब सभी विषयों को लोगों ने छुआ भी, राजनीतिक और सामाजिक। कुछ विषय में आप सभी लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा, आजकल का जो समय चल रहा है या जो सरकार सत्ता में है, तो हालचाल सब आप लोगों का ठीक ठाक चल रहा है? घर द्वार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधा ठीक चल रही है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रही। तो जब नहीं चल रही है तो इसको सुधारना भी पड़ेगा। तो सुधारने के लिए सबसे पहले सरकार को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा। बस इसी सरकार को हटाने के लिए आपका भाई बाबूराम पाल आप लोगों के बीच में आया है। और सरकार के हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया व्यवस्था इस लोकतंत्र में है वोट की ताकत। इसे ना तलवार चलाना है, ना गोली बंदूक चलानी है। कि चलानी है? नहीं। लेकिन चलानी है तो वोट की ताकत, और वोट की ताकत आप सभी लोगों के पास है। अगर आपकी वोट की एक गिनती होती है तो मोदी जी की भी वोट की गिनती एक ही होती है कि दो होती है? तो संविधान में हम सब बराबर है, हुए कि नहीं हुए? और इस वोट की ताकत हमारे पास ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब हमारी जो जनसंख्या है, खास करके जिनको भागीदारी नहीं मिला है, चाहे वो आर्थिक भागीदारी हो, चाहे सामाजिक भागीदारी हो, चाहे शैक्षणिक भागीदारी हो, ऐसे हमारे प्रदेश में, हमारे देश में 90% जनसंख्या है जिनको भागीदारी नहीं मिली। बस 10% लोगों के पास भागीदारी मिली है, जिन्होंने पढ़ लिख करके अच्छा स्थान बनाया है, जिन्होंने उद्योग धंधा कर करके अपना एक स्थान बनाया है, जिन्होंने सरकार का ठेका पट्टा लेकर के अपना स्थान बनाया है, या जिन्होंने सरकारी नौकरियों में, सचिवालय में या राजनीति में भागीदारी लिया है, ऐसे मात्र 10% लोग हैं। अन्यथा 90% लोग हमारे आपके जैसे हैं जो कि भागीदारी से वंचित हैं। ऐसे 90% लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई बाबूराम पाल
राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी ये सबसे झांसा वाली सरकार झांसा दे करके जब 2014 से प्रचार कर रहे थे तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हमारा भाई, हमारे देश के लोग जो हवाई चप्पल पहनते थे, जो हवाई चप्पल पहनते हैं, ये हवाई जहाज़ से चलेंगे। ऐसा कहा गया था कि नहीं कहा गया था? कहा गया। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आप ट्रेन में भी नहीं चल सकते हैं, बस में नहीं चल सकते, और हवाई चप्पल पहन करके हम लोगों ने हवाई जहाज की स्पीड से चला, ऐसा नहीं कि नहीं चला। हवाई चप्पल पहन करके हम गरीब, मजदूर, पिछड़े वंचित समाज के लोगों ने हवाई चप्पल पहन करके हवाई जहाज के स्पीड से चला। हवाई जहाज में नहीं चला। कब चला? जब लॉकडाउन लग गया। मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में रहने वाले हमारे आपके भाई जो नौकरी करते हैं, या जो हमारा बच्चा, हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई करता है बाहर रह करके, जब लॉकडाउन लग गया, उनका खाना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, रहना बंद हो गया, तो मजबूरी में अपना जो भी बोरा बिस्तरा लेकर के हमारा भाई पैदल हवाई चप्पल पहन करके, आप सभी लोगों ने टीवी में भी देखा, आपका भाई बताया होगा कि पैदल मुंबई से चल के प्रतापगढ़ में आया, दिल्ली से चल के प्रतापगढ़ आया, सूरत से चल के प्रतापगढ़ आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सपना दिखाया गया कि हमारा हवाई चप्पल पहनने वाला भाई हवाई जहाज से चलेगा, लेकिन स्थिति निर्माण कर दी गई, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा गुमराह करने वाला और षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति जो आज हमारे आपके प्रदेश और देश में जो पार्टी स्थापित है, सबसे पहले इसको हम सभी लोगों को मिल करके सत्ता से बेदखल करना है। उसके बाद सत्ता लानी किसकी है? जो कि आपका भागीदारी दे सके, आपकी हिस्सेदारी दे सके। इसके लिए बना है आपका राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में कौन कौन लोग हैं? आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, बाबूराम पाल, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल चौहान जी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामकिरण कश्यप जी, अपना दल कमेरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असौवेदीन ओवैसी जी। ऐसे सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। तो हमारा उद्देश्य है कि जिनके भागीदारी मिली है उनको मिलनी चाहिए, रहनी चाहिए, और जिनके भागीदारी नहीं मिली है उनको भागीदारी दिलानी चाहिए, मिलनी चाहिए। यह लड़ाई भागीदारी साथियों, हमारे समाज में, खास करके ओबीसी समाज में मतभेद पैदा करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए, आप लोग देखे होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुछ लोग हर दूसरे दिन सर्कुलर जारी करते थे। देखो, उत्तर प्रदेश के इतने समाज, इतने दरोगा केवल यादव हैं, इतने DM केवल यादव हैं, इतने सचिव केवल यादव हैं। ऐसा आता तक नहीं आता था सोशल मीडिया, आप लोगों ने देखा? आता था। मतलब जानबूझ करके ओबीसी समाज के लोगों में मतभेद पैदा करने का फुल कोशिश किए, और ये सफल भी हुए, सफल भी हुए। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा क्या चाहता है कि हमारे भाइयों में मतभेद नहीं होना चाहिए, हमारे भाइयों में भाईचारा होना चाहिए, और पूरे देश और समाज में भाईचारा होनी चाहिए। इसलिए हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग इस बार भाईचारा वाली सरकार लाना चाहते हैं। इस बार हम शिक्षा वाली सरकार लाना चाहते हैं। इस बार हम रोजगार वाली सरकार लाना चाहते हैं। इसलिए सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ करके हम सब आगे चल रहे हैं। इसके लिए हमारी मांग
एक सामाजिक न्याय समिति बनी हुई है। सामाजिक न्याय समिति में जैसे ये लोग कहते हैं कि केवल आरक्षण का लाभ यादव ले लिए, पटेल ले लिए, जाट गुजर ले लिए, बनिया ले लिए। ढेर हद तक ये बात सही भी है। तो वो ले लिए तो सरे सरो ले लिए, गलती उनकी नहीं है। अगर हम लोगों ने नहीं लिए तो कुछ गलतियां हमारी भी है कि साथ में उनकी जैसा मेहनत नहीं कर पाए, उनके जैसा मेहनत नहीं कर पाए, गलतियां हमारी भी है। ये गलती हमको ही माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इसको हम समाप्त करने के लिए एक सामाजिक न्याय समिति बनी हुई है। जिस सामाजिक न्याय समिति में उसमें उल्लेख है कि ओबीसी के 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 7%, दूसरा 9%, तीसरा 11%। तो 7% में ऐसे समाज के लोगों को रखा गया है जिन्होंने ओबीसी में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा ले रखी है। उसके बाद 9% में ऐसे समाज के लोगों को रखा गया है जिनके परिवार, जिनके समाज के बच्चों को कम मात्रा में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला है। उसके बाद 11% में ऐसे समाज के लोगों को रखा गया है कि जिनके बच्चे को, जिनके परिवार को, जिनके समाज को ओबीसी का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला है। ऐसे बहुत से ओबीसी समाज की जातियां हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए। यह लड़ाई लड़ रही है। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी नेता आवाज उठा रहे हैं। जब भागीदारी संकल्प मोर्चा ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाएगी तब किसी को यह नहीं कहने का मौका मिलेगा कि भाई आपका अधिकार दूसरा कोई खा गया। यह विवाद खत्म होगा, हमारा भाईचारा बनेगा। इसके लिए मैं निवेदन भी करता हूँ कि जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, ऐसे लोगों को भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए आवाज उठानी चाहिए। दूसरा, हम 27% का जो आरक्षण है, इस 27% को बढ़ा करके हम जनसंख्या के हिसाब से 52% चाहते हैं कि 52% होना चाहिए। साथ साथ एससी समाज में भी ऐसा ही है। एससी समाज में बहुत से जाति के लोग हैं जिनको कि आरक्षण का लाभ पूरा नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे समाज की जाति के लोग हैं जिनको ज़्यादा मिला है। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में वहाँ भी लाभ मिलना चाहिए, ताकि हमारा जो पिछड़ों में, हमारे दलितों में जो झगड़ा लगाया जाता है, सबसे पहले झगड़ा बंद होना चाहिए। जिस दिन पिछड़ों और दलितों का झगड़ा बंद हो गया, उस दिन मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, उस दिन का आपका सीएम और हिंदुस्तान का पीएम इनको गुमराह करने का मौका। उसके साथ साथ साथियों, जब पेट्रोल, हमको अच्छी तरह याद है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो समय पे 50 पैसे रेट, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल का भाव कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की जनता पे 50 पैसे हर 1 तारीख को रेट बढ़ता था। आप लोगों को पता होगा, सर जी आप लोगों को पता होगा। तो पूरे साल में बढ़ करके 6 रुपये तक बढ़ा। लेकिन आज हर दूसरे दिन डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। उस दिन 50 पैसे उस समय बढ़ता था महीने का। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, बड़े बड़े नेता प्याज माला लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। करना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध करना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उठाते थे। लेकिन आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया, जबकि कच्चे तेल की कीमत कम है। कोई आवाज नहीं उठा रहा है। महंगाई के नाम पे इनकी मती मारी गई। सरसों का तेल 200 पार है कि नहीं? इन्होंने गैस का बाटला दिया कि हमारी माताएं बहनें जब खाना बनाती हैं, जब वो चूल्हा फूंकती है, धुआं लगता है, तो आंसू माताओं बहनों को निकलता है, लेकिन रोता मैं हूँ। ऐसा इमोशनल कार्ड खेला। और उसके बाद क्या किया कि आपको दिया गैस का बाटला। और वो गैस का बाटला दिए कौन से पता है आप लोगों को? वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। जब मुंबई शहर में, गुजरात शहर में, दिल्ली शहर में, बड़े बड़े महानगरों में जब लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन से आ गया, जब पाइपलाइन से गैस आ गया, तो उनके घर में गैस के बाटला का तो जरूरत है नहीं, ये है नहीं है। तो जितने गैस के बाटला निकले, वही गैस का बाटला
माताओं बहनों को फ्री में दे दिए कि भैया हमने आपको फ्री में बाटला दिया। नहीं दिए कि नहीं दिए? अगर फ्री में आपको देते नहीं तो फिर गैस आप खरीदते क्यों? आपको कंज्यूमर बनाए, ग्राहक बनाए, और बनाने के बाद उस टाइम पे 3.5 रुपए चल रहा था बाटला गैस का। आज कितना है? 25 रुपए कुछ पैसा तो आगे बढ़ा है, आज 9.10, 975-74 रुपए के आसपास हो गया है। 950 बजाय 950। तो ये स्थिति है जो उनके काम कर रहे हैं, हमको आपको दे करके गैस का आदी बना दिए, फिर उसका रेट बढ़ा करके वहाँ भी कमा रहे हैं, और हम आप यहाँ भी ठगे जा रहे हैं। और ये महंगाई इतना प्रबल प्रहार करती है किसानों पे, मजदूरों पे, गरीबों पे कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि आज की जो खेती है, कोई बैल नहीं रखा, हर नहीं रखा है, इसलिए आप जुताई करते हैं तो भी बगैर तेल से, डीजल से नहीं चलेगा। ट्रैक्टर बगैर डीजल का चलेगा? तो भी साधन तो अगर आप सिंचाई करते हैं तो भी आपको मशीन के लिए डीजल लगेगा। आप कहीं चलते हैं तो भी पेट्रोल लगेगा। इतना आप निर्भर हो गए हैं इस पे कि हम मजबूर हो गए हैं कि इनकी महंगा से महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए। और रही बात काला धन, 15-15 लाख रुपए इतना पड़ा है स्विच बैंक में कि मैं लाऊंगा और एक जन को 15-15 लाख रुपए दूंगा। था ना बड़े बड़े मंच से भाषण, मिला किसी को 15 लाख रुपए? लेकिन आपके घर में जो 15 रुपए भी पड़ा था, 500 1000 भी पड़ा था, नोटबंदी करके वह भी ले लिए। उनको लगा कि सारे पर काला धन तो हमारे गरीबों के पास, किसानों के पास, माताओं के पास पड़ा है, इनका नोटबंदी कर दो, नोट बाहर निकल आए। और आज की स्थिति ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर में, कि स्विच बैंक में जो काला धन है कई गुना बढ़ चुका है। वो धन है किसका? क्या हम ऑटो चलाने वालों का है? क्या हम खेती करने वालों का है? क्या हम मजदूरी करने वालों का है? स्वाभाविक है नहीं है। तो बड़े बड़े घोटालेबाजों का, बड़े बड़े लुटेरों का पैसा है। ये मोदी जी कब लाएंगे? ये तो मुसीबत आएगा, आप लोग ज्यादा हल्ला मचाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे हिमालय पे। कल को अगर आपको खाना नहीं होगा, पीना नहीं होगा, दवा नहीं होगा, आप कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे हम लोग? यह देश हमारा है। जिसका भी देश होगा कभी नहीं कहेगा कि मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि यह व्यक्ति कहा कि मैं छोड़ के जाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि देश से इस व्यक्ति को प्रेम नहीं है। इस व्यक्ति को हमारे आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जो नतीजा आप देख रहे हैं, आप अपनी बच्ची की पढ़ाई देख लीजिए, अपना रोजगार देख लीजिए, अपना काम देख लीजिए, अपना खुद का बजट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बर्बाद करने पे तुला। तो साथियों, इसको हम सभी लोगों को बाहर निकालना है और आपको अपनी बिगड़ी स्वयं बनानी है। एक बात मैं और एकदम स्पष्ट कर देता हूँ कि आपकी बिगड़ी कोई नहीं बना सकता है। चाहे आप धर्म के नाम पे सरकार चुन ले, चाहे अपने भाई भाई के नाम पे चुन ले सरकार, या अपने दलित वंचित एससी के नाम पे चुन ले। आप भी सरकार बनी भी, एससी की सरकार बनी, ओबीसी की सरकार बनी, धर्म की बनी, ये क्या गरीब मजदूर किसान का भला हुआ? तो इसका मतलब नहीं होगा। भला होगा कैसे? भला होगा वो हमारे आपके हाथ में ही है। तुम ही हो तुम्हारे जीवन के शिल्पकार। या अपना जीवन बना लो या अपना जीवन बिगाड़ लो। उसके लिए आपको अपना जीवन बनाने के लिए सबसे पहले खुद के खान पान पे ध्यान देना होगा। 2 पैसे कमा रहे हैं तो उसको दारू मुर्गा में नहीं उड़ाना होगा। तो 2 पैसे बच्चों की शिक्षा पे और खुद के स्वास्थ्य पे खर्चा करना होगा। बहुत बड़ी बात माननीय जी ने कहा कि 13वीं का भोज ये सब बंद कर दीजिए, उससे कोई पुण्य नहीं होता है। आपका जो बैंक बैलेंस उससे गड़बड़ होता है, आपकी कमाई खत्म होती है। जो पैसा आपके शिक्षा पे, आपके स्वास्थ्य पर लगनी चाहिए, वो पैसा 13वीं में आप खराब कर देते हैं। ऐसे पैसे खर्च करना बंद कर दीजिए। आप लोग अपने पैसे का सदुपयोग करिए और सरकार ऐसा चुनिए, विधायक ऐसा चुनिए, सांसद ऐसा चुनिए कि जिसके दरवाजे पर आप हक से जा सकें, सीना ठोक के जा सकें और उससे कह सकें कि हमारा एक काम है, तुमको करना है, क्योंकि आपका राजा नहीं है, आपका सेवक है। तो ऐसा एक प्रत्याशी राष्ट्रवादी पार्टी
भागीदारी संकल्प मोर्चा एक भावी प्रत्याशी के रूप में, ये प्रत्याशी फाइनल नहीं है, लेकिन प्रत्याशी उसी को फाइनल किया जाएगा जो संघर्ष करेगा। जो संघर्ष नहीं करेगा अचानक तो प्रत्याशी आएगा नहीं। तो संघर्ष आज कर रहे हैं। आपके विश्वनाथगंज विधानसभा से सरिता पाल, धर्मपत्नी सुनील पाल राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी है सरिता पाल जी संघर्ष कर रही हैं आप लोगों के बीच में भावी प्रत्याशी के रूप में। तो ऐसे एक आम प्रत्याशी जब आपके बीच में आएंगे, आप उनको वोट दे करके आप विजयी बनाएंगे, तो आप अपने सुख दुख भी कह पाएंगे, अपना काम भी ले पाएंगे। और पूरे प्रदेश में कहना चाहूँगा, कभी भी दबंग आदमी, मजबूत आदमी, बड़े आदमी, धनवान आदमी को आप अपना प्रतिनिधि मत चुनिए, क्योंकि जैसे बड़े आदमी को प्रतिनिधि चुनेंगे तो अपने आप को आपका राजा समझ बैठेगा। आप गरीब आदमी, साधारण आदमी को चुनेंगे तो वो आपको आपका सेवक समझेगा। ऐसे प्रतिनिधियों को चुनिएगा। और साथियों, हमारी जो लड़ाई है भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो सबको भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। आज के दिन में किसी जाति में जन्म लेना अपराध नहीं है, आपके बस का भी नहीं है। किसी धर्म में जन्म लेना अपराध नहीं है, किसी के बस का भी नहीं है। लेकिन गरीब मानसिकता बनाए रखना ये जरूर अभिशाप है, गरीबी अभिशाप है। तो हम लोगों को एक गरीबी उन्मूलन भी चलाना है, और गरीबी उन्मूलन हम उसी विचारधारा से चला पाएंगे, भागीदारी की विचारधारा से। जब हम सबको भागीदारी देंगे, सब समाज के लोग ठीके पट्टे में आएंगे, सब समाज के लोग सरकार में भागीदारी होंगे, मंत्री बनेंगे, से सरकार के लोग डॉक्टर, समाज के लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, तब सबका विकास होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो समाज, जैसे उदाहरण के तौर पे आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरीके से हमारे समाज में हमारी जो जाति है, जो धर्म है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये 5 उंगलियों के बराबर आप मान के चलिए। अगर एक भी उंगली को अगर दर्द होगा, मार लगेगा तो पीड़ा होगा। पूरी उंगलियों को, पूरा हाथ, पूरे शरीर को होगा कि नहीं होगा? भाई एक उंगली में मार लगेगा तो दुख सबको होगा, पीड़ा होगा। इसी तरीके से जितने भी समाज है, जितने भी जातीय धर्म हैं हिंदुस्तान में, सभी जाति को सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो देश है, संपूर्ण देश, तो स्वस्थ होगा, और तब जाकर के वो विश्व गुरु बनेगा, तब जाकर के सबका भागीदारी मिलेगा। यह लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ रही है। इसलिए लड़ाई ठीक लड़ रही है ना सर? ये लड़ाई ठीक है ना? जी सर। तो आप सभी लोग राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी कोई राष्ट्रीय पार्टी के लोग आते हैं, आपको पदाधिकारी बनाते हैं, आप बन जाइए। या कोई राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी पी के लोग आते हैं, या जन अधिकार पार्टी के लोग आते हैं, जहाँ भी आप जुड़ जाएं, आप समझ लीजिए कहीं से जुड़ रहे हैं। इनडायरेक्ट माननीय बाबू रामपाल जी के साथ जुड़ रहे हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ जुड़ रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ रहे हैं, माननीय प्रेमचंद प्रजापति के साथ जुड़ रहे हैं। इन सबों के साथ जुड़ने का मतलब कि आप अपने साथ स्वयं जुड़ रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी में जुड़ते हैं, दूसरी पार्टी के नेता आपको कभी समाजवादी वाले आ जाएंगे, बहुजन समाजवादी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं आप दूसरी पार्टी से जुड़ जाइए। वो कहेगा आप हमसे जुड़ जाइए, और वहाँ बन करके जाके वो उनका कार्यकर्ता बनिए, पदाधिकारी बनिए। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि आप जिस भी पार्टी से जुड़िए वहाँ जाके नेता बनिए, पंचायत से पार्लियामेंट तक। हम नेता बना रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, बाकी लोग लोडर बनाते हैं, नौकर बनाते हैं। इसका बहुत बड़ा अंतर है। आप क्या संकल्पना करते हैं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के अलावा कोई और यादव समाज का या दूसरे समाज का भाई मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं, यादव ही बन सकता है क्या? यादव भी नहीं बन सकता है अखिलेश जी के अलावा। यादव में नहीं बनेगा, यादव भी नहीं बने, कोई नहीं बन सकता है। और बसपा का भी वही हाल है। लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा ने तय किया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, 5 मुख्यमंत्री बनेंगे। हर साल 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। तो सभी समाज के लोगों को अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी तो यही चाहते थे कि सबको अधिकार मिलना चाहिए।
तो यह लड़ाई है अवसर मान सम्मान स्वाभिमान का कोई दे रहा है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ही दे रहा है। और आज जो स्थिति 75 साल हो गया देश को आजाद होकर के, सरकार घिसते घिसते आपके सारे अधिकार छीन ली। आज की सरकार आपको दे क्या रही है 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल। लेकिन हम क्या चाहते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा क्या चाहती है, पूरे देश के लोगों को जो हम अन्नदाता कहते हैं, मेहनत से अन्न पैदा करते हैं, तो उनको हम पूरी तरीके से सिंचाई फ्री देना चाहते हैं। सरकार आने के बाद सिंचाई फ्री यानी सिंचाई का बिजली बिल पूरी तरीके से माफ। और जो घर का बिजली है, क्योंकि घर का जो बिजली है उससे आदमी बिजनेस नहीं करता है, तो घर में जो उजाला देना है तो घर की बिजली भी पूरी तरीके से माफ। सिंचाई के बाद हम दवाई 75 साल देश आजाद होकर के हो गया, और हम अपने लोगों के स्वास्थ्य में हम टैक्स लेते हैं। अगर हम घड़ी भी पहनते हैं तो भी टैक्स देते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं तो भी टैक्स देते हैं, कपड़ा लत्ता पहनते हैं तो भी टैक्स देते हैं, अगर हम तेल साबुन खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हम पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद, पूरी तरीके से दवाई फ्री। इतना भी नहीं दे सकते हैं तो काहे के लिए देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है? फिर कौन सा हमारा आर्थिक विकास है क्या कुछ? जब कुछ हम करेंगे जनता के लिए तब तो करेंगे ना। उसके बाद जब शिक्षित होगा समाज तभी विकास करेगा। शिक्षा पे हमारे कई लोगों ने बड़ी अच्छी सी बातें की, तो शिक्षा के नाम पे भी पूरा पोस्ट ग्रेजुएट तक की पूरी तरीके से शिक्षा सरकार के तरफ से फ्री रहेगी। और जो परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, भाई बच्चों को जो सजा मिलती है, बच्चा 2 मिनट बेटा 2 मिनट, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, कई बार माँ बाप तैयार करके बोलता है कि बेटा स्कूल चला जा, दूसरे काम में लगते हैं, फिर बच्चा स्कूल नहीं जाता है। दोपहर होते होते मालूम पड़ता है कि बच्चा नहीं गया। तो हमारे ज़माने में तो मस्त कुटाई उटाई हो जाती थी। अब कुटाई हो जाती थी कि स्कूल क्यों नहीं गया। और कभी कभी अगर नहीं गया, दूसरे दिन स्कूल गए तो मास्टर साहब इतना बड़ा डंडा रखे रहते थे, उसे कार्य कल क्यों नहीं आया, वो भी कुटाई कर देते थे। ऐसे हुई होगी, आप सभी लोग हुई होगी ज़्यादा करके। तो जब बच्चा सजा पाता है स्कूल न जाने से, तो जो माँ बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ऐसे माँ बाप को शिक्षा सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो भागीदारी संकल्प मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी ऐसे माता पिता को भी सजा देगी जो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, चाहे बेटी हो और बेटा हो। यह है राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा का संकल्प। इस विचारधारा के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। बातें तो बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोग अपने ही पीड़ा से पीड़ित हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकी है, कुछ देने वाली नहीं है, सारा कुछ लेने वाली है। सबसे पहले आपका पैसा ली, पढ़ाई का अधिकार ले ली, आपके आरक्षण ले लिया। हम आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे आरक्षण है, जिस संस्था प्रतिष्ठान में जहाँ पे आरक्षण से नौकरियाँ मिलती है, वो तो सब बेच दे रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं। रेलवे बेच दिए, ONGC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। तो जब नहीं रहेगी नौकरी तो हम आरक्षण से लेंगे कहाँ? तो सारे फसाद का, सारे मुसीबत का, सारे लोकतंत्र खत्म करने का, संविधान खत्म करने का सारा जड़ अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है साथी। तो संकल्प लीजिए। एक बार अगर आप लोगों को हमारी विचारधारा नहीं पसंद आए भागीदारी संकल्प मोर्चा का, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से निवेदन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद मत करिएगा। उसके बाद किसी भी कीड़ा बिच्छी शेषनाथ नागनाथ को पसंद कर लीजिएगा, चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साथियों बिल्कुल मत पसंद करिएगा। इसको सत्ता से निश्चित कराइएगा। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा था। हमारे युवा नेता सोनू पाल जी ने तैयारी किए थे, अखिलेश जी ने तैयारी किए थे, सुनील जी ने तैयारी, संदीप जी ने तैयारी किए थे कि भैया आइए
यहाँ कम से कम हजारों की पब्लिक होगी, पूरा मंच होगा, पूरा माइक होगा, कार्यक्रम करें, हम सब सुनेंगे, कार्यक्रम करेंगे, इतना उत्साह था। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कोविड का डर है, अभी भी थोड़ा सा समस्याएं हैं। तो हमको खुद की भी चिंता, अपने लोगों की भी चिंता, सुरक्षा का कहीं न कहीं ध्यान रखना है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, आप लोग बड़ा मंच न लगाइए, आप लोग अपन ऐसे ही लाउड स्पीकर मत करिए, आपस में बैठ कर के हम 100-200 लोग भी चर्चा कर लेंगे, तो फिर इतना बहुत है। फिर हमारे 100-200 लोग यहाँ से जाने के बाद अपने अगर 10-10 लोगों से भी चर्चाएं कर लेंगे तो हम सीधा 1000, 1200, 2000 तक हमारी चर्चाएं पहुँच जाएगी। इसलिए जाकर के हमने इस कार्यक्रम को काफ़ी छोटा हमने खुद ही करवाया है। लेकिन अब प्यार था अखिलेश जी का, सोनू जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील पाल जी का, नहीं भैया आप आइए, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं, आपके हम लोग सुनना चाहते हैं। हम इनकी भावनाओं का कद्र करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, हमने कहा नहीं, आपका इतना भावना है, इतना प्यार है, इतना सम्मान कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो आप लोगों के बीच में आया हूँ साथियों। तो नहीं तो ऐसे इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप कभी नहीं पाएंगे कि अखिलेश यादव आपके बीच में मिलेंगे, या अनुप्रिया पटेल जी मिलेंगी, या मायावती जी मिलेंगी, योगी जी मिलेंगे इतना आसानी से। हृदय से स्वागत। तो साथियों, मैं एक बार चाहूँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से जो आयोजित और सफल किए हैं अखिलेश पाल जी, मैं चाहूँगा आप आइए, मैं आपका स्वागत करूँगा और शुभकामनाएं दूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। अखिलेश पाल जी, संदीप पाल जी और सोनू कुमार मेजर, आप तीनों को लोग आए, आपका स्वागत होगा। क्योंकि आप लोगों के जोश और जज्बे को हम नमन करते हैं। और पदाधिकारी में कोई है पार्टी के? सर जी आइए। एक बार सर वैसे मतलब माला पहना दे ठीक से। जी जी जी, फोटो हो जाए। अरे भैया राजेंद्र जी आए, चलिए बढ़िया से आप लोगों का फोटो बना लीजिए। सब लोग, अच्छा आप लोग इधर आइए, इधर आइए। हाँ हाँ, सब लोग इधर आ जाए। एक मतलब जिला बेचिंग पे आओ। और ये कहाँ गए? मीडिया पर भाई आप इधर आइए, आप इधर आइए। एक मतलब कुछ लोग ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में जी, बाकी लोगों का फोटो हो जाए क्या? अच्छा एक काम कर लीजिए, हम लोग उधर आ जाते, हो जाएगा ना सबका।